तो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। सो यार, दिस इज मी हिमानी। सो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलनेस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हेल्थ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ हमने इलनेस को पढ़ लिया था कि इलनेस क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इलनेस बिहेवियर। तो आप लोग ऐसे ही क्लास को आई होप कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे क्लास को, ताकि आप इसका रोज रिवीजन करेंगे तो ही आपके एग्जाम तक आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो आपको डेली क्या करना है, अपना जो भी नोट्स है उनको रिवाइज करना है। कुछ बच्चे मुझे डीपीपीस के बारे में बोल रहे थे बेटा, तो डीपीपीस थोड़ी आपकी टफ आएंगी। देखो अभी क्या होते हैं, आपको कोई चीज का फायदा दे रहे हैं तो वो फायदा आपको कैसे लेना है। अगर मैं सेम चीज यही डीपीपीस में दे दूं तो आपको सेम चीज मिलेगी। हमारा क्या होता है बेटा, हम ना एक कंफर्ट में रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं तुम्हें सेम इजी चीज या फिर सेम चीज दे दूं, मैं सीधा सीधा हेल्थ के बारे में पूछ लूं तो हेल्थ के बारे में भी उसको पीछे पूछा है, आप उसको सीधा आंसर कर देंगे। अब जैसे ही थोड़ा सा उसमें टफ कुछ आएगा ना, तो आप लोग उसको अडेप्ट नहीं कर पाते। ये हर किसी का होता है, मेरा भी और तुम्हारा भी। देखो अब मेरा कंफर्ट जोन है कि मुझे आनी है यहाँ क्लास लेनी है। अगर मेरी थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर दी ना कि आप मैम आज इस लोकेशन पे चले जाओ, तो मेरे को अंदर से हो जाएगा नहीं कैसे, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में हूँ। तो बेटा सक्सेस हमें तभी मिलती है जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं। अब आपको वो हार्ड क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं या फिर वो थोड़ी टफ क्यों दी जा रही, ताकि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग उसमें यूज करें। अगर मैं आपको इजी इजी दे दूं, सब कुछ इजी दे दूं, तो आप आराम से कर लेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे तो सब आता है या फिर मैं आराम से कर लूंगी, क्योंकि वो आपका एक कंफर्ट जोन बन गया है। क्योंकि मैम ने यहाँ पे समझाई है वो चीजें आपको, और मैंने जो चीजें समझाई वो आराम से कर लेंगे आप। तो वहां पे थोड़ा सा टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करा है, थोड़ा ज्यादा दिया है। अगर मैं इतना ही आपको दे दूं तो थोड़ी आपकी और हेल्प हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा दी है ना चीजें। और यही चीज सेम मैं उसमें लिखूंगी, सेम चीजें ही है, बट थोड़ा वो क्या है आपकी, थोड़ा उसमें ज्यादा एलिब्रेट करी है या फिर थोड़ा ज्यादा उसमें चीजें दी है, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो आपको ही हेल्प करेगी। देखो अगर थोड़ी कोई चीज आपको ज्यादा मिल रही है तो वो आपके हेल्पफुल है, क्योंकि वो तुम्हें प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन से अलग है। आपका कंफर्ट जोन इस पे बन चुका है जो मैंने आपको समझाया है। अब वो थोड़ा सा जब हमें अपने कंफर्ट जोन से कोई चीज अलग मिल जाती है ना, तो हमें प्रॉब्लम होती है। वो ह्यूमन नेचर है, मुझे भी होती है, तुम्हें भी होती है। बट सक्सेस किसी इंसान को तभी मिलती है जब हम अपना कंफर्ट छोड़ते हैं। देखो सुबह 8-9 बजे तक सोना सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कभी 6 बजे उठना पड़े तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। बट सक्सेस तो तुम्हें तभी मिलेगी, तुम कुछ तभी बन पाओगे, या तुम क्लास में टॉप तभी कर पाओगे जब तुम उस चीज को छोड़ोगे। ठीक है, जब तुम 9 बजे उठना छोड़ के 6 बजे उठोगे, तभी तो आप सक्सेस हो पाओगे, या तभी तो आप क्लास में टॉप कर पाओगे, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। तुम उसमें थोड़ी सी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करो, या थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो तो आ जाएगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है तुम्हें, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम कमेंट में लिख के जाओ, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, डीपीपीस का मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा सा आपका डिफरेंट है यहाँ से, है वो सिमिलर चीजें हैं, डिफरेंट इसलिए दी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें और आपको मिल जाए। ठीक है, मैं सिर्फ वहां पे एक हेल्थ की डेफिनेशन लिख के चली जाऊं, तो वहां पे आपने देखा होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक चार्ट भी बना है, एक पिक्चर भी दी है आपको, कि पिक्चर भी दी है कि यहाँ पे जो चीज लैकिंग रह जाएगी क्लास में, वो आप वहां से आपको मिल जाएगी, तो और आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अगर वहीं पे भी मैं डब्बा बना के दे देती तो आपके नोट्स में है, आप वहां से कंपैरिजन करेंगे तो वो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, है ना। और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, तो उसको समझें, आप अपनी थोड़ी थिंकिंग और उसमें यूज करें जो आप यहाँ पे पढ़ के गए। जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको आराम से आ जाएगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन मैंने आपको दे दिया है, वो चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो देखो बेटा, सक्सेस तभी मिलती है या फिर आप टॉप तभी कर पाएंगे जहां से आप थोड़ा सा अपना कंफर्ट छोड़ेंगे, थोड़ा अपना कंफर्ट छोड़ के बाहर निकलेंगे। ठीक है, और तुम लोग बात ऐसी करते हो, मैंने स्ट्रेस की बात करी थी तो एक बच्चा मुझे लिख के जरा मैम आप क्लास दे दो, हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बेटा देखो, क्लास में मैंने कितनी कोशिश करी कि मेरा फंडामेंटल का सब्जेक्ट नहीं था, मैंने तुम लोगों के लिए फंडामेंटल भी पढ़ानी स्टार्ट कर दी। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी क्लास लेती हूँ। ठीक है, तो मैं कितने, तुम बताओ मैं कितने कितने सब्जेक्ट मैं अकेले पढ़ा लूँ तुम्हें, है ना। नहीं, इतना नहीं हो सकता, तो जितना मुझसे होता है मैं अपना पूरा 100% देती हूँ तुम्हें। जितना हो सकता है उतना पूरा हम 100% दे रहे हैं आपको, जितना भी हमसे हो पा रहा है। ठीक है, तो मेरे को तुम्हें स्ट्रेस देने का कोई शौक नहीं है, मैं तो तुम्हारा स्ट्रेस ही कम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, इलनेस बिहेवियर। आज किसके बारे में पढ़ेंगे, इलनेस बिहेवियर। थोड़ा सा हम रिकैप ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का, कि लास्ट लेक्चर में क्या था। लास्ट लेक्चर में हमें इलनेस को पढ़ा था बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इलनेस के बारे में पढ़ा था।
तो इलनेस को हमने क्या बोला था, जिसमें हम क्या बोलते हैं, अनवेल फील करते हैं। इलनेस क्या है आपका, अनवेल फील करते हैं, जिसमें जिसमें हम अनहेल्दी फील करते हैं। ठीक है, हमने बोला कि ये डिजीज हो भी सकती है, डिजीज नहीं भी हो सकती है। तो इलनेस को पर्टिकुलरली हम डिजीज नहीं बोलते, डिजीज हो भी सकती है इससे, या फिर डिजीज नहीं भी हो सकती है, हमारे सिम्टम्स सबसाइड हो भी सकते हैं। इलनेस के बारे में पढ़ा था हमने, इसके कुछ रिस्क फैक्टर देखे थे कि रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर तो बेटा अभी तक हम डिस्कस करके आ रहे हैं, तो अभी तक तो आपको ये पता लग गया होगा कि कुछ कुछ चीजों में सिमिलर चीजें ही हो रही है। जैसे रिस्क फैक्टर में सबसे पहले अगर हम जेनेटिक की बात करते हैं, तो हमने जेनेटिक पढ़ा था। हमने किसको पढ़ा था बेटा, जेनेटिक को हमने पढ़ा था। ठीक है, जेनेटिक हमने बोला था इसमें कंजेनाइटल, कंजेनाइटल भी आपके कुछ थे। जेनेटिक और कंजेनाइटल में क्या फर्क था बेटा, जेनेटिक तो जो हमें ट्रांसफर हो रहे, जो हमें ट्रांसफर हो रहे, जेनेटिक क्या थे आपके, जो हमें ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा अपने पेरेंट्स से। और कंजेनाइटल क्या था, कि जो हमें पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रही है। कंजेनाइटल क्या था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर क्या कर रही है, ये क्या थी कंजेनाइटल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था बेटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर या तो सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, सब्सटेंस अब्यूज क्या, कोई भी अल्कोहल ले रही है या फिर आपके ड्रग्स ले रही है, सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, या फिर कोई उसने ऐसी दवाई ली, ठीक है, कोई ऐसी मेडिसिन ली जिसने क्या कर दिया, टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखा दिया, मतलब जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जिसने बच्चे को हाफ कर दिया, वो कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल मींस हमें ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो ड्यूरिंग मदर ने या तो कोई ऐसा था जैसे फॉलिक एसिड नहीं लिया या आयरन नहीं लिया, आयरन नहीं लिया तो बच्चे को क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, तो ये थैलेसीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, हीमोफेलिक एनीमिया हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी कब, जब कंजेनाइटल, जब मदर प्रेग्नेंट है उस टाइप पे नहीं लिया। जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी होता है कि हमारे पेरेंट्स से हमें या उनके पेरेंट्स से उनको मिला, हमारे पेरेंट्स से हमें मिल गया, जो चीज ट्रांसफर हो रही है उसको हमने क्या बोला, जेनेटिक बोला। ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है आपका वो है इलनेस बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलनेस बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलनेस बिहेवियर को। इलनेस को हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम किसको पढ़ेंगे, इलनेस बिहेवियर को। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इलनेस बिहेवियर होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इलनेस बिहेवियर है क्या, उसको हम पढ़ते हैं, आगे जो फर्दर उसके बारे में होगा फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपका इलनेस बिहेवियर होता क्या है। तो पहले हेडिंग लगाएंगे इलनेस बिहेवियर। तो जैसे इलनेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इलनेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो इलनेस क्या था आपको, इलनेस क्या था, इलनेस को हमने बोला था कि जब भी का हम क्या करते हैं, अनवेल फील करते हैं, अनवेल को हमने इलनेस बोला था, अनहेल्दी को हमने इलनेस बोला था, अनहेल्दी अनवेल को हमने इलनेस बोला था। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन क्या हो रहे, डिस्टर्ब हो रहे, जब क्या हो रहे, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस चीज उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलनेस बोलते हैं। कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलनेस बोलते हैं। अगर आपकी क्या है, नॉर्मल बॉडी की फंक्शन है, जैसे हमने बोला हमें हाइपरथर्मिया हो गया। हाइपरथर्मी क्या है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है नॉर्मल टेम्परेचर से। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो जब ये इससे बढ़ जाएगा, ठीक है, 38 हो गया, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला, हाइपरटेंशन है, सॉरी हाइपरथर्मिया है, हाइपरथर्मिया। अब आपको पता है अगर आपकी बॉडी में हाइपरथर्मिया हो गया, क्या आपकी बॉडी के जो फंक्शन है वो नॉर्मली वर्क करेंगे, नॉर्मल काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। तो ये जब डिस्टर्ब होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपके इलनेस बोलते हैं। अब इलनेस बिहेवियर मतलब क्या है, अब हम बात करते हैं, इलनेस का मतलब आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे बिहेवियर मतलब क्या है। बिहेवियर मतलब क्या होता है, जब ड्यूरिंग इलनेस
हाउ अवर बॉडी बिहेव या हाउ अवर बॉडी रिएक्ट, उस टाइम पे हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उस टाइम पे हम बिहेव कैसे करते हैं। क्या है, जब हमें इलनेस हो रही है या फिर हमें कोई भी, जैसे मुझे फीवर हुआ तो उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, कैसे बिहेव कर रही हूँ। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बिहेवियर मतलब सबको पता है। हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं कि हमारी क्लास में इसका गुड बिहेवियर है, इसका बैड बिहेवियर है, तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसके कैरेक्टर से, कि इसका कैरेक्टर ऐसा है तो इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसने कोई बैड थिंग करी, ठीक है, कोई पढ़ने में अच्छा है या कोई अच्छे से आपसे बात कर रहा है तो दैट मीन उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा बिहेवियर है। कोई आपसे बुरी तरीके से बात कर रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है, बुरा बिहेवियर है। तो बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जब हमें इलनेस हो रही है, नॉर्मली तो आपको पता है हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, जब हमें इलनेस हो रही है या हमें कोई भी बीमारी हो रही है उस टाइम पे हम कैसे बिहेव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलनेस बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलनेस बिहेवियर, कि जब इलनेस हो रहा है उस टाइम पे क्या डिटर्मिनेंट्स है इलनेस बिहेवियर की। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट इसमें है रिकॉग्नाइजेबल ऑफ इलनेस सिम्टम। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, पहचानना। हम पहले उसके सिम्टम्स को पहचानते हैं कि हमें हुआ क्या है। अब देखो, अगर तुम्हें बॉडी एक हो रहा है या तुम्हारी बॉडी गर्म हो रही है तो तुम क्या बोलोगे, फीवर हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हें कोल्ड हो रहा है या तुम्हें स्नीजिंग हो रही है तो तुम क्या बोलोगे, मुझे कफ हो रहा है, खांसी हो रही है। सबसे पहले तो हम सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें हुआ क्या है। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना कि हमें हमें हुआ क्या है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा स्टमक में है, तुम्हें बार बार स्टूल आ रहा है तो तुम क्या बीमारी कहोगे कि मुझे डायरिया हो गया है, मुझे डायरिया हो गया। तो सबसे पहले तो उनके सिम्टम्स को, अभी हम ये नहीं बोले कि हमने डिजीज को सीधा बोल दिया कि मुझे डिजीज हो गई है। ठीक है, अब फीवर, तुम्हें डेंगू फीवर भी हो सकता है। अभी तुम्हारा नॉर्मली क्या हुई है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है। अभी तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर, हमने बोला, मुझे सिम्टम्स आए कि मेरी बॉडी क्या हो गई, हॉट हो गई, मेरी बॉडी क्या हो गई, हॉट हो गई सिम्टम्स में। ठीक है, मेरी बॉडी गर्म हो गई, मैंने देखा कि मुझे क्या हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। अभी ये सिम्टम्स थे आपके सीधे। अब इन सिम्टम के बेस पे आपने बोला फीवर हुआ है, अभी आपको सिर्फ फीवर हुआ है। ठीक है, अभी आपने सिम्टम्स पहचाने जिसमें आपको पता चला कि आपको फीवर हुआ है। फीवर के सिम्टम से मे बी वो डेंगू हो सकता है, डेंगू का फीवर हुआ हो आपको, मे बी आपको टाइफाइड का फीवर हुआ हो, कोई भी फीवर हो सकता है। तो अभी तो आपको सिर्फ सिम्टम्स पता चले कि मुझे सिर्फ फीवर हुआ है। अगर वो फीवर के सिम्टम्स आपके क्या हो गए, सबसाइड हो गए, तो फिर तो आपको कोई डिजीज नहीं है, आपका सिर्फ उस टाइम पे बिहेवियर, या फिर वो अगर आपके परसिस्टेंट है, मैंने बोला था डिजीज हम क्या बोलेंगे, जब उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, परसिस्टेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस फीवर के सिम्टम्स आपको परसिस्टेंट आ रहे हैं, बहुत टाइम तक आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो आपको पता लगेगा, डायग्नोस हो जाएगा कि आपको डेंगू फीवर हुआ है। तो अभी आपको डिजीज तो नहीं पता लगी, आपने सिर्फ सिम्टम्स देखे। अभी जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है, अब सर में दर्द हो रहा है तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना मेरे को डायबिटीज हो गया, नहीं, क्योंकि उसके सिम्टम्स ही नहीं। सर में दर्द हो गया तो मतलब कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे ब्रेन में हुआ है, इसलिए मुझे सर दर्द हो रहा है। ठीक है, वो सिम्टम्स अलग हैं। अगर आपको कफ हो रहा है तो आपको पता है कि आपको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो पहले हम सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें सिम्टम्स किस चीज के आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, पहले आपको जैसे ही आपको बीमारी होती है तो आप सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। नॉर्मली हमारे साथ भी होता है, तो तुम भी इस चीज को फील कर सकते हो कि तुम्हारे साथ भी ये सेम चीज होती है। नेक्स्ट हमने बोला द एक्सटेंड द पर्सन परसीव सिम्टम्स एज सीरियस। उसके बाद जितना ही हमारे सिम्टम एक्सटेंड होते रहते हैं, हम समझते हैं कि अब सीरियस कंडीशन है। जैसे मैंने बोला कि आपको फीवर आया, फिर कुछ दिन तक, 2 दिन तक तुमने बोला कि जस्ट नॉर्मल फीवर ही है, जैसे हम घर में बोलते ना कि ऐसे फीवर ही तो आया है, नॉर्मल ही होगा। तो 2 दिन तक, अगर आपको 2 दिन बाद फीवर ठीक हो गया तो नहीं है। अगर मैंने बोला वो एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट। अगर वो परसिस्टेंट रह रहा है आपका फीवर, अगर क्या है ये एक्सटेंड मतलब क्या है, जो सिम्टम्स है वो परसिस्टेंट रहे आपके। ठीक है, वो सिम्टम क्या है आपकी, परसिस्टेंट है। जैसे 3 दिन आपको फीवर आया, ठीक है, 3 डेज में अगर वो ठीक हो गया फिर तो आप बोलोगे ठीक है। अगर 1 वीक तक क्या है आपको फीवर आ ही रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या समझते हैं, फिर आपको क्या हो गई है, सीरियस हो गई है, सीरियस कंडीशन हो गई है। फिर आप कहाँ जाते हैं बेटा, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हैं। उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसे तो नहीं कि आज ही आपको कोल्ड हो आप सीधा हॉस्पिटल चल जाएंगे, नहीं। पहले हम नॉर्मली दवाई खा लेते, नॉर्मल हम दवाई खा लेते, वरना तो क्या है, अगर आज मुझे कोई ऐसे वॉमिटिंग हो रही है तो मैं सीधा डॉक्टर के पास चल जाऊँ, नहीं। हम बोलते हैं कि यार घर की कुछ ये नॉर्मल चीजें होती है। तो जब वो परसिस्टेंट हो जाती है, जब वो 1-2 दिन तक या ज्यादा दिन तक होती है, तो हम बोलते हैं यार अब तो ठीक ही नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल होता है ना, ये सारी चीजें तो नॉर्मल ही है। फिर हम बोलते हैं कि अभी ठीक
ठीक नहीं हो रहा तो अब हमें किसी को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर को। तो नेक्स्ट हमने क्या बोला, जब वो एक्सटेंड करते हैं वो सिम्टम्स, जब एक्सटेंड करते हैं तो पर्सन को क्या लगता है कि अभी क्या है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब सीरियस लग रहा है कि मुझे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, आपने रिकॉग्नाइज करना था सिम्टम्स क्या है। उसके बाद अगर वो एक्सटेंड होते हैं, ये नॉर्मली होता है, हमारे घर में भी होता है, सेम चीजें सबके साथ होती है, ये आप फील कर सकते हैं। इसमें कोई इतना नहीं है कि मैं आपको कुछ ज्यादा बताऊं, क्योंकि ये सबके साथ होता है। नेक्स्ट हमने बोला बेटा इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड कल्चर अजम्पशन। अब इसके बाद हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन कितनी है, नॉलेज कितनी है। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कुछ कल्चरल बिलीव भी होते हैं, कल्चरल बिलीव भी होते हैं, तुमने देखा होगा कि हम घर से कल्चरल बिलीव भी होते हैं कुछ, ये तो आपको पता है कि घर वाले अपने नुस्खे निकालते हैं, दादी के नुस्खे तुमने देखा होगा कि नहीं हॉस्पिटल मत दिखाओ, घर में ही हो रहा होगा। जैसे तुम सबसे बड़ी बात में बात करती हो पीलिया की, जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस में तुमने देखा होगा कि बाबा के पास दिखाते हैं, वो लौंग गले में पहना दो कि लौंग से आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। तो जैसे अभी अभी फॉर एग्जाम्पल आपको जॉन्डिस हुए तो घर में बोला कि जॉन्डिस हो गया। अब जिसको इन्फॉर्मेशन होगी कि जॉन्डिस हो रहा है, कि आपको नॉलेज कितनी है, जो एजुकेटेड लोग होंगे वो बोलेंगे कि हाँ यार मुझे पीलिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सीरियस प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी है, आपको नॉलेज कितनी है। दूसरा कल्चरल, मतलब क्या हो, कल्चरल अंजम्पशन क्या करते हैं कि यार जॉन्डिस है, पीलिया हुआ है, कि वहां पे कुछ रहते हैं, वो बाबा जी गले में एक माला पहनाते हैं, आप उनका बाबा के पास चले जाओ, आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। इस टाइप के हम अज्यूम करते हैं ना, पहले ही तो चल जाते हैं। कुछ लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, जो अवेयर होते हैं, जिनको पता है सीरियस प्रॉब्लम, वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। दूसरा हमने क्या बोला, दूसरा क्या करते हैं कि नहीं नहीं ये हुआ है, हम अपने कल्चरल बिलीव लगाते हैं कि बच्चे को, देखो बचपन में देखा होगा कि नहीं नहीं बच्चे को नजर लग गई है, नजर लग गई है, ये हो गया वो हो गया, फिर हम अपने कल्चरल बिलीव उसमें लगाने लगते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, हमने बोला डिस्ट्रप्शन इन फैमिली वर्क एंड सोसाइटी एक्टिविटी। उसके बाद हमें क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाती है फैमिली में भी और आपके सोशल वर्क में भी। अब देखो आपकी फैमिली में कैसी होगी, अब आपकी फैमिली में कोई बीमार है, किसी को जॉन्डिस हुआ है, तो फैमिली में कहीं ना कोई बीमार हुआ तो फैमिली की फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टरबेंस आ जाएगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो क्या नॉर्मल एक्टिविटी चलेंगी, नहीं चलेगी, क्योंकि आपके घर में कोई बीमार है तो टेंशन का माहौल रहता है। अगर आपके, सोचो आपकी नहीं, मतलब किसी की फैमिली से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको क्या है, कैंसर है या फिर कोई ऐसी बड़ी डायग्नोस हो गया है कि आपको इनको ये हुआ है, तो उसके घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा सोशल एक्टिविटी, क्या आप सोशल एक्टिविटी कर पाएंगे इस टाइम पे, नहीं कर पाएंगे। जो आपका काम था, जो आपका जॉब है या फिर जो आपका जॉब का प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, मानो आप अभी स्टडी करते हैं, तो आपको जब बीमार हो जाएंगे तो आपकी स्टडी का लॉस होगा, क्या आप उतना एक्टिव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, हमारी फैमिली का डिस्टर्बेंस हो जाता है, या सोसाइटी एक्टिविटीज में भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रप्शन आ जाता है। डिस्ट्रप्शन मतलब क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस आना, डिस्टर्ब हो जाना, जो नॉर्मल काम चल रहा था उसका डिस्टर्ब हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ अपेयरेंस। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अपेयरेंस मतलब है कि वो कैसे कैसे आपको आ रहा है। जैसे आपने बोला जॉन्डिस है कि घर पे ठीक करवा लेते हैं, अब आपको फिर से हो गया। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है, किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है आपको, एकदम जैसे कभी फीवर आता है ना हमको, कि सुबह आया, हमें लगा ठीक आ गया, फिर शाम को आ गया, तो किस फ्रीक्वेंसी की अपेरेंस क्या है, अपेरेंस मतलब आना किसी चीज का, फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी से वो आ रहा है। ऑनसेट आ रहा है आपका, धीरे धीरे आ रहे हैं आपको, एकदम से आ रहे हैं। जैसे पेन की क्या होती है, इंटेंसिटी होती है, पेन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कि तेज पेन हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है, फिर हल्का हल्का, कभी हमें हल्के हल्के दर्द को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, हल्का-हल्का आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो आप उसको दिखाने चले जाएँगे, नहीं दिखाने जाएँगे। बट आपके सर में या आपके चेस्ट में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बहुत तेज का दर्द हो रहा है आपके चेस्ट पे, तो आप सीधा क्या चले जाएँगे, डॉक्टर के पास दिखाने जाएँगे। तो वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस कि कैसा हो रहा है आपको। तो अगर आपको बहुत तेज होगा, अब आपको बहुत तेज चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको लगेगा ना कहीं मुझे कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई, तो आप सीधा डॉक्टर को दिखाने जाएँगे। दूसरा आपके सिर्फ नॉर्मल आज आए यार आज मेरे ना शायद गर्दन में बहुत दर्द हो रही है, शायद मैं आज ऐसे सो गई थी इसलिए मेरे गर्दन में, अब सीधा बोल देते हो कि नहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम है, चलो डॉक्टर को दिखाने हैं। नहीं, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि अपीयरेंस कैसा अपीयरेंस है, क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी। मतलब बार-बार अगर आपको दर्द होगा, जैसे अभी हुआ आपके कमर में, फिर आपको तेज होने लगा, फिर और तेज होने लगा, फिर तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे। पर नॉर्मल नॉर्मल हल्का-हल्का दर्द हो रहा है तो आप सोचते हैं ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ये सबके साथ होता है बेटा, ये नॉर्मली आपके साथ भी होता है। ठीक है, सबके साथ होता है। नेक्स्ट हमने बोला टॉलरेशन लेवल। अब आपके टॉलरेट करने का लेवल क्या है उसको, आपको टॉलरेट करने का लेवल क्या है उसको। अब तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में कुछ टॉलरेट कर लेते होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं मम्मी लोगों के घर पे, तो उनकी टॉलरेट पावर थोड़ी अच्छी होती है। जैसे हम फीमेल्स की बात करते हैं, तो फीमेल जो है पेन को टॉलरेट कर लेती हैं, क्योंकि उनको मेंसेस का पेन भी होता है, प्रेगनेंसी का पेन भी होता है, तो उनकी टॉलरेंस पावर थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिज़न टू मेल। और अगर आप घर में देखते होते बच्चे को एकदम बीमारी होती है, तो हम बोलते हैं ना, मम्मी मुझे ये हो गया, मेरे सर दर्द हो रहा है, तो हमारी टॉलरेंस पावर थोड़ी कम होती है। जैसे मम्मी लोगों की होती भी है, तो हमारे लिए खाना बना देते हैं। तो आपकी टॉलरेंस पावर क्या है? उसके बाद होती है कि आप कितना उसको टॉलरेट कर रहे हैं, कितने दिन तक। कोई तो क्या होता है, अभी उसको कुछ थोड़ी-सी छींक आई ना, तो वो डॉक्टर के पास चला जाता है। कोई होता है कि यार ठीक हो जाएगा, चलो थोड़ा-सा ही तो हो रहा है। किसी को थोड़ा-सा फीवर होता है, तो वो कॉलेज या स्कूल जाना सब बंद कर देता है, मैं बीमार हूँ। कोई होता है चलो थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, वो काम कर लेता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी टॉलरेंस पावर क्या है, आप कितना उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रीटमेंट रिसोर्सेज। अब आपकी फिजिकल फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है बेटा? अब बात करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट के रिसोर्सेज क्या होंगे। उस पे डिपेंड करता है आपकी फिजिकल। आप देखो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर क्या बोलता है, कभी किसी किसी को बोलता है कि तुम्हारी इम्यूनिटी ऐसी, तो उसके लिए आपकी ट्रीटमेंट रिसोर्सेज के लिए आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी देखी जाती है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी देखी जाती है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या किसी की सर्जरी होनी होती है। तो क्या वो आज आज ही बोलता है कि आ जाओ आपकी सर्जरी कर दो? नहीं, वो पहले बोलता है कि अभी इनका फिजिकल इतना अच्छा नहीं है, या फिर इनके अभी बात करते हैं तो इनका भी बीपी इतना सही नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। हम सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के रिसोर्सेज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आपकी फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी, दूसरा क्या होता है कि आपकी फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी मतलब आपकी फिज़िक्स कितनी सही है। या तो आपकी फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है उससे, तो आपके ट्रीटमेंट रिसोर्सेज़ उस अकॉर्डिंग देखे जाएँगे कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आपकी फिज़िकल रिसोर्सेज़ के अकॉर्डिंग ही क्या देखे जाएँगे, आपकी ट्रीटमेंट देखा जाएगी कि आपको कैसा ट्रीटमेंट देना है। या तो आपको छोटी माइनर सी कोई चीज़ हुई है, तो उस इस अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, कोई आपको माइनर है तो आप उस अकॉर्डिंग लेंगे। दूसरा आपको मेजर है, या तो आपको एक्यूट और क्रॉनिक है। यहाँ पे एक्यूट और क्रॉनिक भी आएगा आपका। अगर आपको एक्यूट है तो उस अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कल मैंने बोला। दूसरा आपका क्रॉनिक है, अब किसी को फर्स्ट स्टेज का क्या है, कैंसर है। यहाँ पे ट्रीटमेंट रिसोर्सेज में किसी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो उसके रिसोर्सेज अलग होंगे बेटा। फर्स्ट स्टेज है तो उसके रिसोर्सेज अलग होंगे, मतलब उसका ट्रीटमेंट अलग चलेगा। किसी को फोर्थ स्टेज है तो उसका क्या होगा, ट्रीटमेंट अलग चलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कैसी है, उसका ट्रीटमेंट अलग चलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो फिजिकल क्या है प्रॉक्सिमिटी वो कैसी है। तो ये क्या थे आपके डिटर्मिनेंट से कि क्या क्या चीजें हैं वो डिटर्मिनेंट्स करती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हर एक पॉइंट बेटा मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको। हर एक पॉइंट में मैं 3-4 एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। तो इतना एक तो ईजी है, आपको इतना समझना नहीं है, बट मैं उसको और ईजी बना देती हूँ कि बिल्कुल आपके दिमाग में वो घुस ही जाए। ठीक है, कुछ तो आपको याद रहे एग्जाम में। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एडवर्ड थे जिन्होंने इसकी स्टेज दी थी। ठीक है, हमारे क्या थे, एक आपकी मैं बात करती हूँ, एडवर्ड एक सचमान थे जिन्होंने क्या दिया था बेटा आपका, सचमान ने 1972 में इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर, कि कैसे कैसे हम इलनेस बिहेवियर के स्टेजेस थे कुछ, कैसे कैसे हम इलनेस बिहेवियर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला वही चीजें हैं जो अभी, सबसे पहले हम सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो फर्स्ट क्या था, सिम्टम्स को हम अपेरेंस करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आप एक डिजीज ले लो जिसके सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक डिजीज ले लो, मानो हम जॉन्डिस का ही ले लें, ठीक है, मानो हम जॉन्डिस का ले लें। जॉन्डिस का मतलब तो सबको पता होगा, पीलिया। जॉन्डिस के मैं ले लूं, अब किसी को क्या हुआ है, जॉन्डिस हुआ है। आपको पता है जॉन्डिस में क्या होता है आपका, एक तो येलोइश हो जाता है, सिम्टम्स आएंगे आपके, येलोइश क्या हो जाती है आपकी आई, स्क्लेरा जो होते हैं आपका, सिम्टम्स आएंगे आपको, येलोइश क्लैरा हो जाएगा आपका। क्लैरा तो पता है ना सबको कौन सा पार्ट होता है। दूसरा हमने बोला इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब क्या होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को लेथार्जी फील होगा, ये सिम्टम्स है, लेथार्जी फील होगा उसको, वीकनेस होगी बहुत ज्यादा, ये सिम्टम्स आपको आएंगे। अभी सिम्टम्स आ रहे हैं,
ये डिजीज अभी उसको पता नहीं चली है, डिजीज मैंने लिख दी है कि हम जॉन्डिस को यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स को, कोई भी डिजीज है। यहाँ पे बस मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको जॉन्डिस लिख दिया है। जॉन्डिस मतलब क्या होता है, पीलिया। किसी पर्सन को अगर पीलिया हुआ है तो पीलिया में क्या होता है, सबसे पहले तो आपका जो व्हाइटिस होता है, ये जो स्क्लेरा वाला पार्ट है, मीन्स जो ये व्हाइट पार्ट है, ये येलोइश होने लगता है सबसे पहले। तो ये सिम्टम्स आते हैं। दूसरा, लॉस ऑफ एपेटाइट। जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसको भूख नहीं लगती, भूख लगना बंद हो जाती है। दूसरा, अगर कोई डिजीज हुई है तो आपको लिथार्जी होगा, रेस्टलेसनेस होगा, फटीग फील होगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। तो अभी डिजीज तो मैंने लिखी है, बस डिजीज अभी उसको पता नहीं चली है, अभी उसको सिर्फ सिम्टम्स आए। ठीक है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, उसको भूख नहीं लग रही, ये सारे सिम्टम्स उसको आए हैं। ठीक है। दूसरा, हमने क्या बोला बेटा, अजम्पशन ऑफ द सिक रोल। अब हम अजम्स करते हैं सिक रोल का कि शायद सिम्टम्स के बेस पे हम क्या करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं कि देखो, मैंने देखा कि शायद कहीं तुझे जॉन्डिस तो नहीं हो रहा है। ऐसे हम अपने मन में बोलते हैं ना सबको। ये तो तुमने देखा होगा, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी आंखें पीली हो रही, कहीं तुझे जॉन्डिस तो नहीं हो रहा, एक बार दिखा ले। अगर हमारे सबसे पहला क्या होता है, हमारे पेट में दर्द हो रहा होता है। अब आपको पता ही नहीं, कहीं पे भी पेट में दर्द हो रहा था, हम बोलते हैं यार तुझे पथरी तो नहीं होगी, तो एक बार दिखा ले, तेरे यहाँ पे दर्द हो रहा होता है ना। तो वही है कि अभी हम अजम्पशन कर रहे हैं कि सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले आपको सिम्टम्स आए, आपको पेट में दर्द हुआ। ठीक है। उसके बाद आपने अजम्पशन कर लिया सिक रोल अजम्पशन कर लिया, मतलब उसके अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अभी आप अजम्पशन मतलब क्या होता है, हम खुद की प्रेडिक्शन लगाते हैं, हाइपोथेसिस लगाते हैं, मतलब फोरकास्ट हो गया यहाँ पे। अजम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो हम खुद के क्या लगाते हैं, आपके हाइपोथेसिस लगाते हैं। प्रिडिक्शन करना, हम प्रिडिक्शन करते हैं ना कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। अब सबसे पहले इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आप जब फोन देखते होंगे ना, फोन में आप वेदर देखते हैं, वेदर, तो वहां पे फोरकास्ट लिख के आता है, तो इसका मतलब फोरकास्ट भी होता है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मंडे को इतनी % बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है। अभी कंफर्म थोड़ी कि बारिश हो सकती है, उन्होंने बोला शायद बारिश हो सकती है। तो हम पहले से हमें पता चल जाता है कि हाँ, हम बोलते हैं कि कल इतना टेम्परेचर रहेगा, कल बारिश रहेगी, कल ऐसा मौसम रहेगा। तो वो क्या है, उनकी एक प्रिडिक्शन है कि कल ऐसा हो सकता है, तो उसको हम अजम्पशन बोलते हैं। जब हम अज्यूम कर लेते हैं किसी चीज को कि शायद, अभी कंफर्म नहीं है ना, आपने टेस्ट कराया ना, आपने डॉक्टर को दिखाया, आपने सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे ये बोल दिया कि शायद तुझे पथरी तो नहीं है, तुझे पथरी का दर्द तो नहीं हो रहा, कि तुझे ऐसा पेन हो रहा है, एक बार दिखा ले। अब चेस्ट पेन हुआ तो हमने बोला कहीं तुझे हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई, अभी दिखाया थोड़ी। अब घर वाले, तुमने पता होगा जो बड़े लोग होते हैं वो सीधा बोल देते हैं, हाँ उस वाले जो वहां पे रहता था ना, उसको भी यही दर्द हुआ था, उसको तो पथरी निकली थी। ठीक है, उसके तो यहाँ पे दिल में दर्द हो रही थी, यहाँ पे हार्ट में दर्द हो रही थी, उसको हार्ट की बीमारी निकली थी, उसको हार्ट अटैक आ गया था। अभी हमने सिर्फ अज्यूम करा है, तो पहला हमने सिम्टम्स देखे, उसके बाद हमने उसको अज्यूम करा, दो क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमने बोला मेडिकेशन केयर कॉन्टेक्ट। अब किसके पास जाओगे तुम, आप डॉक्टर के पास। अब जब हम जाओगे कहाँ पे, हॉस्पिटल। अब हम जाएंगे हॉस्पिटल। ठीक है, थर्ड में अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, कि तुमने बोला है कि यार शायद तुझे पथरी तो नहीं होगी, शायद तुझे पीलिया तो नहीं होगा, एक बार डॉक्टर को दिखा ले। अब तुम किसके पास जाओगे, डॉक्टर को दिखाने जाओगे। नॉर्मली ऐसे ही होता है आपके साथ। नेक्स्ट हमने बोला डिपेंडेंट पेशेंट रोल। अब पेशेंट का रोल क्या है इसमें, डिपेंडेंट पेशेंट रोल क्या होगा बेटा आपका। अब पेशेंट को क्या, डिपेंडेंट पेशेंट रोल मतलब कि आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग अब आपको केयर प्रोवाइड करी जाएगी। अभी मेडिकल में आपको गए, अभी आपको पता नहीं था, अब सच में क्या पता, आपने दिखाया तो आपको क्या निकली, डॉक्टर ने बोला कि आपको क्या है, स्टोन हो गया, आपका किडनी स्टोन हो गया, वो निकालना पड़ेगा, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो अब डिपेंडेंट मतलब अब पेशेंट किस पे डिपेंड हो गया है, पूरा पेशेंट किस पे डिपेंड हो गया, पूरा हेल्थ केयर पे, मतलब पूरा डॉक्टर पे या हेल्थ केयर जो भी होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, वो हेल्थ केयर पर्सन पे क्या हो जाता है, पूरा डिपेंड हो जाता है, क्योंकि अब वही करेंगे। ठीक है, अब उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब वो डिपेंडेंट मतलब क्या है, डिपेंड मतलब किसी पे डिपेंड, पेशेंट रोल मतलब पेशेंट किस पे डिपेंड हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल गया था तो अब किस पे हो गया, जो भी वहां की मेडिकल केयर है। क्योंकि अब उन्होंने बोला कि आपको क्या हो गया, स्टोन हो गया है, तो आपके स्टोन निकालना पड़ेगा, आपका ऑपरेशन होगा। अब डॉक्टर क्या पेशेंट इसमें कुछ कर सकता है, नहीं। पेशेंट क्या है, पूरा डिपेंड है किस पे, आगे वाले हेल्थ केयर सिस्टम पे, कि हाँ आप निकालो, आप मुझे ठीक कर दो बस किसी तरह। तो अब क्या है, वो पूरा डिपेंड हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या बोला बेटा, यहाँ पे क्या होता है, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। अब पेशेंट की रिकवरी होगी और रिहेबिलिटेशन होगा। रिकवरी मतलब क्या है, देखो उसका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेट कर दिया, उसकी पथरी निकाल दी, जो भी था उसका स्टोन निकाल दिया, या जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस उसका ठीक कर दिया, तो अब रिकवरी होगी ना। ऐसा तो नहीं कि आज ही ठीक करा तुम कल ठीक हो जाओगे, आज ही दवाई देगी, अभी थोड़ी तुम्हारी रिकवरी चलेगी। ऑपरेशन हुआ है तो आपको क्या बोलते हैं कि 1 हफ्ते आपको बेड रेस्ट करना है। पहले तो कट होता था, अब कट नहीं होता, लिपोसेक्शन होता है, मतलब वहां पे सीधा जाते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो अभी तक कट फट नहीं होता, इतने सूचर्स नहीं लगते। तो अभी क्या कहते हैं आपको कि 1 हफ्ते तक तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, आप नॉर्मल अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं बेटा कि आप नॉर्मली अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते, अभी आपको कुछ रेस्ट करना पड़ेगा। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी पीरियड बोलते हैं। और रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, जहां पे आप फॉलो अप्स लेने जाते हो, जहां पे आप फॉलो अप्स लेने जाते हो। फॉलो अप मतलब कि आप दोबारा गए हो डॉक्टर को दिखाने, आप दोबारा गए हो। ठीक है, जैसे कोई मदर का डिलीवरी होती है तो वो फॉलो अप्स लेने जाती है ना, कि अभी ठीक है, इम्यूनाइजेशन लगाएंगे, बच्चा ठीक है, मदर ठीक है, उसको हम फॉलो अप्स कहते हैं। तो यहाँ तक ये क्या थी, इसकी स्टेजेस थी। तो स्टेजेस को अगर हम लिखें बेटा, स्टेजेस को अगर हम लिखें, तो सबसे पहले हमने क्या बोला बेटा, आपका सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स आप क्या करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। सिम्टम्स को आप एक्सपीरियंस करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप अपना अजम्पशन दोगे, अजम्पशन सिक्रोल। अजम्पशन सिक्रोल। अब आप अज्यूम करोगे। ठीक है, अब आप अज्यूम करोगे, उसके बाद आप मेडिकल केयर से कांटेक्ट करोगे, मतलब हॉस्पिटल जाओगे। तो ये आपका बिहेवियर होता है बेटा, जब आप सिक होते हैं तो यही बिहेवियर आपका होता है ना, यही तो बिहेवियर होता है हमारा, जब हम सिक होते हैं तो यही बिहेवियर तो हम शो करते हैं। तो यही तो करते हैं, सबसे पहले हमें सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये हुआ होगा, फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, मेडिकल केयर से कांटेक्ट करेंगे। अब आप क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट पेशेंट रूल। तो अब आप क्या हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे किस पे बेटा, हेल्थ केयर सिस्टम पे। जो भी आपका हेल्थ केयर सिस्टम होगा उस पे आप क्या हो जाएंगे, आप डिपेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, डॉक्टर नर्सेस, जो भी डॉक्टर होंगे, नर्सेस होंगे, जो भी वहां पे होंगे, उन पे आप डिपेंड हो जाएंगे। तो हेल्थ केयर, हेल्थ केयर पर्सन पे आप अब डिपेंड हो जाएंगे। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, रिकवरी पीरियड आएगा। रिकवरी होगी अब आपकी, यहाँ पे रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, रिकवरी मतलब उससे अब रिकवरी हो रही है। रिहैबिलिटेशन, री मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं इसमें री को बात करूं, तो री मतलब होता है अगेन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर आप दिखाने जा रहे हैं कि दोबारा से कोई सिम्टम्स तो नहीं आ गए, मतलब अब ठीक है, डॉक्टर बोलते नहीं कि अब तुम्हें कोई सिम्टम्स नहीं है इसके, अभी आप ठीक हो, अब आप बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि कोई कोई ऐसी डिजीज होती है जो रिकरेंट हो जाती है, जैसे टाइफाइड फीवर की अगर हम बात करते हैं तो उसका रिकरेंस जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो अगर आपने अच्छे से परहेज नहीं किया तो डॉक्टर बोलता है ना, अभी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको ये वाला खाना नहीं खाना है। तो अगर आपने प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किया तो आपके सिम्टम्स नहीं हटते, आपको दोबारा से हो जाती है वो डिजीज। तो आपका फॉलोअप्स आप दोबारा रिहैबिलिटेट करने जाते हैं कि आपके वो जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो गए पूरे, कि अभी अब क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको 1 महीने तक दवाई खानी होगी, उसके बाद आपको दोबारा दिखाना होगा। अगर आप बिल्कुल ठीक हो गए तो आपकी दवाइयाँ बंद कर देंगे, अगर कुछ सिम्टम्स रह गए तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, या फिर आपकी दवाई को चेंज कर देंगे, या फिर आपकी मेडिसिन को चेंज कर देंगे। तो 1 हफ्ते बाद आप खाते हैं, या आपने जितना भी डॉक्टर ने 15 दिन बाद बोला, तो आपने बोला कि डॉक्टर अब मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी आपके सिम्टम्स मुझे लग रहे हैं, अभी भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि चलो ठीक है, आपकी दवाई चेंज करके देखते हैं, आपको दवाई चेंज करते हैं। तो वो क्या होता है, रिहैबिलिटेशन, जहाँ पे हम चेंज करने की बात करते हैं। अगर ठीक हो गया तो 15 दिन में आपने बोला कि हाँ मुझे अब कोई नहीं है, आपके दोबारा से टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये ठीक हो आप, तो अब अभी अब की जो कोर्स है दवाइयों का है वो उसको हम बंद कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई। ये आपको ऐसे ही याद कर लेना बेटा। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे, जो उस स्टेज पे लिखा था यही क्या है, वो सारी स्टेज है। ठीक है, यही क्या है, वो सारी स्टेज है जो अभी हमने पढ़ी थी, वो सारी स्टेज यही है। तो नेक्स्ट करें, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ इलनर बिहेवियर।
ठीक है, वही है सेम चीजें जो मैंने आपकी अभी आपको समझाई, वही चीजें यहाँ पे भी लिखी है। जो मैंने चीजें अभी आपको समझाई ये डिटेल में लिखी है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो इनसे आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना होगा। तो अभी जो चीजें मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं, वही चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई थी। देखो इसमें क्या लिखा है, द पर्सन इज अवेयर दैट समथिंग इज रॉन्ग। तो पर्सन यहाँ पे क्या हो जाता है, अवेयर हो जाता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो अभी सिम्टम्स को अपेयर करने लगता है, तो उसको लगता है कि कुछ तो उसकी बॉडी में क्या हो रहा है बेटा, अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस करने लगता है इनको। ये हाईलाइटेड पॉइंट है आपका। अ पर्सन यूजुअली रिकॉग्नाइज अ फिजिकल सेंसेशन, सबसे पहले उसको फिजिकल सेंसेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या होता है, यार मेरी बॉडी आज ठीक नहीं हो रही, यही मैंने बताया। लिमिटेशन ऑफ फंक्शनिंग बट डज नॉट सस्पेक्ट अ स्पेसिफिक डायग्नोस। यहाँ पे आप स्पेसिफिक कोई डायग्नोस नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि शायद मतलब आपको फील होता है। ये चीजें आपकी नॉर्मल है जो मैंने समझाई है। ये नोट्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में नोट्स लिखने पड़ेंगे, तो उसके लिए जरूरी है। और बहुत इजी लैंग्वेज में है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। जो मैंने आपको बताया था वही इस पे लिखा है। यही मैंने बताया था आपको कि पर्सन को लगता है कि कुछ उसकी बॉडी में गलत हो रहा है, ये वो फील करता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले वो फिजिकल सेंसेशन को फील करता है सबसे पहले। अब वो मेंटली थोड़ी हो जाएगा, मेंटली तो कुछ नहीं होगा, सोशली भी उसको कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी आपको कोई फीवर आए तो आप क्या सोशल से डिस्कनेक्ट हो जाओगे? मेंटली प्रॉब्लम नहीं, उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ तो गलत हो रहा है। हम बोलते हैं ना, यार आज मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा। अच्छा फील नहीं हो रहा का मतलब क्या है, कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है। द पर्सन परसेप्शन, अभी आपने कोई डायग्नोस थोड़ी किया है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो अच्छा फील में आप बोल दोगे क्या मुझे स्टोन हो रहा है? नहीं हो रहा, आपने बोला कि यार मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द फील हो रहा है, और वो दर्द जैसे जैसे बढ़ेगा तब आप अजम्पशन करोगे ना, अभी तो आप नहीं बोलोगे। तो वही है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट स्टेज भी इसकी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एसेप्शन ऑफ सिक रोल। तो इफ सिम्टम परसिस्ट एंड बिकम सीवियर, क्लाइंट अज्यूम दैट सिक रोल। तो उसको क्या लगता है कि मैं बीमार हूँ, जब वो परसिस्टेंट हो जाते हैं या फिर वो सीरियस हो जाते हैं। परसिस्टेंट मतलब बहुत टाइम तक रहते हैं, तब उसको लगता है कि हाँ सच में। सिक रोल मतलब कि मैं, हाँ सच में मैं बीमार हूँ। कि पहले तो उसको लगता है कि हाँ ऐसी नॉर्मली कुछ हो रहा होगा, अब उसको लगता है कि नहीं मैं सच में बीमार हूँ। जब वो क्या हो जाते हैं, परसिस्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, एट द पॉइंट द इलनेस बिकम फिनोमिनल एज सोशल। ठीक है, उस टाइम पे फिनोमिनल या सोशल बन जाती है। सिक पीपल seek confirmation from their family social group and they are in needed ill। तो क्या करते हैं, कंफर्मेशन किसे लेते हैं, आप अपने घर पे बोलते हैं ना कि यार मुझे ऐसा हो रहा है। अभी पहले थोड़ी बोल देते, ये तो नॉर्मल चीजें हैं बेटा, आपको पता है। आप घर पे बताते हैं कि यार मम्मी मुझे ऐसे हो गया, फिर अपने आसपास से पूछते हैं कि यार मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरे को क्या हुआ। हम बोलते ना कि हम बोलते थे, हम बोलते हैं यार तुझे, मुझे लग रहा है कि तुझे पथरी हो गई है शायद, कि तू एक बार डॉक्टर को दिखा ले। यार मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, हाँ एक जो हमारे पड़ोसी थे उनको भी हुआ था, एक बार दिखा लो। फिर हम ऐसे कंफर्म करते हैं अपनी फैमिली से या फिर अपने सोशल ग्रुप से। ये होता है नॉर्मली, मैंने समझाया था। फिर क्या है, एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दी नॉर्मल ड्यूटीज एंड रोल एक्सपेक्टेशन। उसके बाद आप एक्सक्यूज करने लगते हैं, नॉर्मल ड्यूटी से आप एक्सक्यूज करने लगते हैं कि यार मुझसे एक काम नहीं होगा। नॉर्मल ड्यूटी से हमने बोला, यहाँ पे देखो नॉर्मल ड्यूटी से, जैसे आप कोई भी काम करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कॉलेज आ रहे हैं, तो आप कॉलेज में क्या बोलेंगे, स्टडी आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आज आई वॉन्ट लीव, आई वॉन्ट लीव बिकॉज आई एम नॉट, ये आपको इसमें लिखना नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, ये आप इसमें लिख के मत आना कि आप एग्जाम में लिख के आ जाओ, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल तुम्हें दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे उस टाइम पे। आपके लिए एग्जाम्पल है कि आप उस टाइम पे अपनी नॉर्मल ड्यूटी से, मतलब अपने जो आपकी एक्सपेक्टेशन है या रोल है, जैसे आपको स्कूल जाना था या अभी तो आप कॉलेज ही जा रहे हैं, जैसे मेरे को कुछ हो रहा है तो मैं बोल दूंगी ना अपने मैनेजर को कि मैं नहीं पढ़ा सकती या मैं क्लास नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो नॉर्मल ड्यूटी है उससे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा एक्सक्यूज कर लेते हैं कि एक्सक्यूज मेरे से नहीं हो पाएगा अभी। आप बोलोगे कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं सही फील नहीं कर रहा हूँ। ये होता है नॉर्मली। सेकेंड स्टेज हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेज की हमने बात करी थी बेटा, मेडिकल। अब सिम्टम परसिस्ट डिस्पाइट दी होम रेमेडीज बिकम सीवियर, इफ रिक्वायर इमरजेंसी केयर द पर्सन मोटिवेटेड टू सीक प्रोफेशनल हेल्थ। जैसे पहले हम घर में ही ले लेते हैं कि पथरी हो गई है तो बोलते नहीं कि पथरी हो गई तो पानी पियो पानी पियो पानी पियो। जैसे मैंने जॉन्डिस में बोला तो बोलते हैं कि अपने पास वाले बाबा जी को वो गले में वो पहना देंगे, लौंग वोंग लेके ठीक हो जाएगा, वो कर लो। ठीक है, ये हमारी होम रेमेडीज होती है, नॉर्मल होता है, सबके घर में होता है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद जब आपको लगता है नहीं इमरजेंसी हो गई है, नहीं ठीक हो रहा है, फिर आपको लगता है कि मुझे किसी प्रोफेशनल हेल्थ केयर को दिखाना ही चाहिए, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। क्योंकि आज ही हमें कोई चीज हुआ है, हम सीधा
इंडिया में ऐसा होता ही है कि इंडियन, तो आपको पता है जो फॉरेनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, इतने हम लोग नहीं होते। जैसे अभी अभी भी मुझे सर दर्द होगा या फिर ऐसे ही मेरे को बैक पेन होगा तो मैं सोचूँगी अरे ऐसे ही हो रहा होगा, छोड़ो। छोड़ो करके हम चले जाएँगे, ठीक हो जाएगा। जब उसके बाद में फिर घर की कोई होम रेमेडीज़ ले लूँगी कि अरे ये खा लेती हूँ क्या पता ठीक हो जाए। फिर नहीं ठीक होगा, जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो हम तो तभी जाते हैं जब हमारे सर पे ही आ जाती है। जब इमरजेंसी आ जाती है, यहाँ पे देखो जब इमरजेंसी यहाँ पे लिखा भी है, तो मैंने यहाँ पे देखो बेटा इसमें वही चीज़ें लिखी है। यहाँ पे मैं कुछ अलग नहीं लिख के आई हूँ। मैंने बोला वही चीज़ें हैं जो आप फ़ील करते हो, इमरजेंसी मैंने लिखा, वही चीज़ें मैंने इसमें लिखी है। मैं हर एक वर्ड आपके लिए पहले खुद पढ़ती हूँ कि क्या लिखना चाहिए या कौन-सी चीज़ ऐसी है जो बच्चे के एकदम दिमाग में घुस जाएगी, वही चीज़ मैं स्लाइड में भी लिख के लाती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैम तो सिर्फ़ स्लाइड लेके आ गई, तो स्लाइड का अगर आप कंटेंट पढ़ेंगे ना तो आपको वही दिखाई देगा जो मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। वही मैं समझाती हूँ, मैं वही ईज़ी लैंग्वेज में, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको पढ़ें और आपको समझ में ना आए। कुछ भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि मैम तो कहीं से कॉपी करके लेके आ गई हैं या फिर मैम ने किसी चीज़ से लिख लिया है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है। देखो पहले मैंने ये पढ़ा था, पहले मैंने तुम्हें सिर्फ़ उस स्टेजेस को समझाई और मैंने यही चीज़ें आपको समझाई और यही चीज़ें मैंने इसमें लिखी भी है, ताकि आप ईज़िली आपको क्या हो जाए। और ये चीज़ें मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लिखना है, तो आपको ये न्यू नोट्स चाहिए। इन दिस स्टेज क्लाइंट सीक एक्सपर्ट एक्नॉलेज ऑफ देयर इलनेस। इसके बाद वो क्या करेगा, ट्रीटमेंट लेता है अपना, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट वो लेगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा बेटा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा उसका, रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। अब इस स्टेज पे क्या हो जाता है उसका, दिस स्टेज कैन अराइज सडनली सच एज व्हेन द सिम्पटम्स डिसअपेयर। अब ये स्टेज कब आएगी, जब आपके सिम्पटम्स क्या हो जाएंगे, सिम्पटम्स क्या हो जाएंगे आपके, डिसअपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके सिम्पटम्स क्या हो जाएंगे बेटा, रिकवरी का मतलब ही क्या होता है, अब आपकी रिकवरी फेज चलिए तो सिम्पटम्स क्या हो जाएंगे आपके, डिसअपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे सिम्पटम्स आपके डिसअपेयर होने लग जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद इन दिस केस ऑफ chronic illness, the final stage may be involved is an adjustment of to prolonged reduction in health and functioning। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी कोई क्रॉनिक चीज़ें हुई है, तो वहाँ पे आप एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर एडप्ट। तो अब इसको कैसे समझेंगे? इस वाले वर्ड को मैं समझा देती हूँ आपको, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि मैम इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, हम चीज़ों को एडजस्ट या फिर उसमें अडैप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो सबसे पहले एक स्टेज आती है, क्रूपलर थे जिन्होंने स्टेज दी थी, कि मानो किसी पर्सन का क्या था, मैंने बोला जैसे किसी पर्सन को किडनी फेल हो गई। आप डायग्नोज़ कराए तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो किडनी फेल हो गई है। ठीक है, आपकी किडनी फेल हो गई है तो किडनी आपकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पहले आप बहुत टेंशन में आएँगी कि कैसे होगा, किडनी फेल हो गई। अचानक से आपको होगा कि कैसे फंक्शन होंगे, कैसे क्या चीज़ होंगी, क्या होगा, सब कुछ होगा। ये सब कुछ कहाँ पे होगा, आपका ट्रीटमेंट वाली प्रोसेस हो गई कि कैसे मैं बिना किडनी के रहूँगा, क्योंकि किडनी निकाल दी, आपकी किडनी फंक्शन नहीं करेगी, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आएँगे। आप बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करेंगे। ये सब कुछ कहाँ पे चलेगा, कौन से स्टेज पे चलेगा, आपके ट्रीटमेंट में। जब आपका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट वाली स्टेज पे चलेगा ये, ठीक है, ट्रीटमेंट वाली स्टेज पे चलेगा बेटा ये। उसके बाद क्या होगा, अब डॉक्टर बोलेगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हमें आपका ऑपरेट करके आपकी किडनी को रिमूव करना ही पड़ेगा या फिर किडनी को निकालना ही पड़ेगा। बोलेगा अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप जैसे-तैसे अपने मन को मना के ये बोल दोगे कि हाँ, निकाल लो। कि आपकी आपकी किडनी निकाल दी, तो अब आप क्या करेंगे, जब रिकवरी फेज़ आएगा आप उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाएँगे। फीवर तो एक क्रॉनिक है, यहाँ पे हमने क्या एक्यूट कंडीशन है, हम क्रॉनिक की बात करें, जब किसी पर्सन को क्रॉनिक कंडीशन हो गई है, ठीक है? अब पहली मैंने किडनी की बात बताई कि आपका आप किडनी निकाल दिया है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस सिचुएशन में अडैप्ट करना या एडजस्ट करना सीख जाएँगे, कि अब किडनी नहीं है, बिना किडनी के रहना, आपको कहीं न कोई तो सब्स्टिट्यूट देंगे कि किडनी आपका ट्रांसप्लांट होगा, तो आप उसकी सिचुएशन के साथ आप एडजस्ट करना सीख जाएँगे। तो ये कहाँ पे होता है, आपका रिहैबिलिटेशन में और रिकवरी पीरियड में होता है। दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो अभी आपको बोला कि आपका ब्रेस्ट क्या है, रिमूव करना पड़ेगा। जैसे आपने हिना खान को देखा होगा ना, उसका ब्रेस्ट अभी रिमूव करा, तो वहाँ पे आपको बोलते हैं कि आपके हेयर लॉस होंगे, आपको हेयर निकालने पड़ेंगे। तो जब आपके हेयर लॉस होंगे, हेयर निकालने पड़ेंगे, तो उस कंडीशन को आप एडैप्ट नहीं कर पाएँगे उस टाइम पे, कि मैं कैसी दिखूँगी या फिर, क्योंकि आपके सबका इमेज, हमें हमारी क्या होती है, सेल्फ इमेज होती है, कि मेरी इमेज कैसी है। तो आप जब अपने आप को बिना बाल के देखेंगे, तो एक तो आपके बाल चले जाएँगे, तो आप उस सिचुएशन को अडैप्ट नहीं कर पाएँगे। ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पे चलेगा आपका ट्रीटमेंट में। दूसरा, आपको बोलेंगे कि ब्रेस्ट रिमूव करेंगे, तो वो भी आपके क्या होगा, आप अडैप्ट नहीं कर पाएँगे उस कंडीशन को। तो रिकवरी फेज़ में क्या होगा, अब जैसे आपके बाल तो चले गए, पर धीरे-धीरे आप उस सिचुएशन को अडैप्ट करने लगेंगे।
अब आप उसको अडेप्ट करने लगे कि रहना तो मुझे इसी के साथ है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्यों लिखा है कि आप उस कंडीशन के साथ एडजस्ट करना सीख जाएँगे। आपके एक ब्रेस्ट नहीं है, ब्रेस्ट आपका रिमूव कर दिया, ठीक है? ब्रेस्ट आपका रिमूव कर दिया, किसी को क्या था? ब्रेस्ट कैंसर था। तो ब्रेस्ट उसका रिमूव कर दिया। अब पहले तो वो नहीं कर रही थी, अब वो बिना ब्रेस्ट के, क्योंकि ब्रेस्ट रिमूव कर दिया, तो अब उस चीज़ उस कंडीशन के साथ वो एडजस्ट करेगी। एडजस्ट कर के फिर वो रहने लगेगी। तो ये क्या होती है कि आपकी एडजस्टमेंट, जहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं आपका, उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं आपकी रिकवरी और रिहैबिलिटेशन। जहाँ पे क्या होती है, अगर किसी पर्सन को क्या है, यहाँ पे लिखा है देखो क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक इलनेस है, तो क्रॉनिक इलनेस मतलब क्या है? फाइनल स्टेज है। तो वो इन्वॉल्व करती है आपकी एडजस्टमेंट, कि आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे, किसी भी सिचुएशन से एडजस्ट करेंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिकवरी या फिर रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी था इलनेस बिहेवियर कि आप उसको कैसे अडेप्ट करते हैं, और हर एक चीज, हर एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हर एक चीज आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई है, और आपको नोट्स भी बहुत ईजी वे में लिखे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अगर हम आपको 100% दे रहे हैं, या फिर मैं अपना 100% आपको दे रही हूँ, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ आप मुझे 100% तो ना, कम से कम आप मुझे 80% दें। ठीक है, आप मुझे 80% दें। ठीक है, मैं आपसे 100% की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही हूँ, बट आप 80% तो दें, आप 80% तो इसको पढ़ें। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में नहीं तो नॉर्मली तो आपको पता ही होने चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हमारे साथ होती हैं। बहुत बेसिक चीज़ें ये हमारे साथ होती हैं। तो आई होप कि आपको ये वाले टॉपिक समझ में आए हो। अब कुछ इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, या फिर आपको पता होनी चाहिए कि क्या-क्या टर्म है, उनका मतलब क्या होता है? क्या कौन-कौन से ऐसे टर्म है, वो टर्मिनोलॉजी आपके बेसिकली आपके क्या है, सिलेबस में नहीं है, बट वो आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि ये छोटा टॉपिक था, तो उसमें वो टर्मिनोलॉजी में ऐड करके लेके आ गई, तो आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। बिकॉज़ आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या डिज़ीज़ कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको इलनेस का मतलब जो पता चल गया, हेल्थ का मतलब पता चल गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चल गई। और हमेशा मैं ये बोलती हूँ बेटा, जब भी आप कमेंट करके जाते हैं, तो अपने डाउट लिख के जाएँ, या उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आपको समझ में नहीं आया वो लिख के जाएँ, या आपको क्या ऐसी चीज़ है जो उसमें लगी, टॉपिक ऐसा नहीं समझे, वो लिख के जाएँ। ताकि मैं दूसरे लेक्चर में उसको रिज़ॉल्व कर सकूँ, और ऐसा नहीं है कि उस लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में ही आएगा, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग्स कर देते हैं। अब जैसे ये वाली जो रिकॉर्डिंग है, ये पता नहीं आपको कल नहीं मिलेगी, मतलब कौन से लेक्चर में मिलेगी मुझे नहीं पता, कब ये अपलोड होगी। ठीक है? तो बट मैं कभी ना कभी वो लेक्चर, किसी ना किसी लेक्चर में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब जैसे आज मुझे नहीं पता कौन-सी क्लास आपको मिलने वाली है, तो जो भी आपको क्लास मिलेगी, आप जो उसमें डाउट आपने लिखे होंगे, वो उसके नेक्स्ट क्लास में नहीं आएँगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो गई है। तो उसकी दूसरी या तीसरी क्लास में आएँगे, जब भी आएँगे, बट उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। या फिर मैं पर्सनली, आपको पता है कि कभी-कभी कमेंट में भी लिख देती हूँ। तो कमेंट में उतने अच्छे से तो मैं नहीं समझा सकती, बट मैं यहाँ पे समझा सकती हूँ। तो दूसरे या तीसरे लेक्चर में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है? तो हम इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी है डिज़ीज़। अभी तक हम इलनेस की बात कर रहे थे। डिजीज, डिजीज क्या है? डिस्टरबेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स। ठीक है, डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे हमने लिखा, अभी मैंने बताया था कि नॉर्मल फंक्शन जो आपके हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो डिजीज का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं उनमें डिस्टरबेंस आ जाना, उनमें डिस्टरबेंस आ जाना। अब सोचो, नॉर्मल मेरी जो बॉडी, अगर मैं बात करती हूँ मेरी किडनी का, नॉर्मल फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन। यहाँ पे मानो आपकी बॉडी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, डिस्टरबेंस की अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल से आपको समझाऊं। बॉडी का पार्ट है आपकी, एक किडनी है। अब किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या है बेटा? फिल्ट्रेशन करना, यूरिन को फिल्ट्रेशन करना, यूरिन को फिल्टर करना, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। प्लस क्या है? रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। अब हमने बोला किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मानो किडनी में स्टोन बन गया है, किडनी का स्टोन बन गया है। अब इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसका नॉर्मल फंक्शन था वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल काम कर रही थी। मैंने बोला एक पाइप है, वो उससे पानी जाता है, नॉर्मली उससे पानी जाता है, उसका काम है कि वो पाइप क्या है, मोटर से पानी लेके जा रहा है और ऊपर टंकी में चढ़ा रहा है, ये उसका नॉर्मल काम है। अब एक दिन क्या हो गया, उसमें क्या होगा, कोई चीज फंस गई। उसमें क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन वो कर रहा था कि पानी लेके जा रहा था और टंकी में चढ़ा रहा था।
अब एक दिन क्या हुआ, उसमें कोई भी स्टोन फँस गया, सोचो उसमें कोई कचरा फँस गया, तो क्या वो नॉर्मल फंक्शन कर पाएगा? उसके नॉर्मल फंक्शन कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाएँगे। अब पानी में पानी पहुँचाने में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जितना पानी जा रहा था उतना नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि हम बोलेंगे कि हमारा पाइप खराब हो गया या पाइप में कुछ फँस गया है, उसको देख लो, पाइप में प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो वही चीज़ क्या है, जब ये नॉर्मल फंक्शन क्या है, स्टोन हो गया है, स्टोन क्या है, कोई भी बीमारी हो गई है पेशेंट को, या फिर हम बोलेंगे किडनी फेलियर हो गया है, बेसिकली उसको हम रीनल फेलियर बोलते हैं, रीनल फेलियर हो गया, तो नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो गए। अब जो फिल्ट्रेशन में था उसमें इफेक्ट आ गया है, जो हमारा रिमूव ऑफ वेस्ट था उसमें क्या हो गया, इफेक्ट आ गया है। अब प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा हमारे यूरिन का, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा प्रॉपर, और हमने बोला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिमूव नहीं हो रहा, तो वो हमारी बॉडी में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोल गए। डिजीज समझ में आ गया, डिस्टर्बेंस हो रहा है। नेक्स्ट हमने बोला मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है, कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड, जिसमें हम डिजीज होते हैं, ऐसी कंडीशन जहाँ पे बीमारी होती है। ये किसको बताती है बेटा हमारी, ये हमारी किसको बताती है, आपका बीमार होना मतलब सिक। कोई पीपल, कितने लोग यहाँ पे सिक हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कोविड की, तो हमने बोला कि इस एरिया की मॉर्बिडिटी रेट बताओ, इस एरिया का। जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो, इंडिया में हम बात कर रहे हैं, तो हमसे किसी ने पूछा कोविड के टाइम पे दिल्ली का मॉर्बिडिटी रेट बताओ। मॉर्बिडिटी रेट मतलब क्या है, कितने लोग वहां पे कोविड से इफेक्ट हो रहे हैं, या कितने लोगों को कोविड की बीमारी हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्बिडिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बोला मॉर्बिडिटी रेट क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज टू हेल्थ इन अ कम्युनिटी, वही है। मॉर्बिडिटी का रेट मतलब क्या होता है, उस कम्युनिटी में, पहले मॉर्बिडिटी मतलब क्या है, उस बीमारी से कितने कितने लोगों को बीमारी हुई है। मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी रेट का मतलब क्या है, उस बीमारी से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उस बीमारी से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी की हम बात करते थे, तो इस कम्युनिटी में कितने लोगों को वो बीमारी हुई है। अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हमने बोला इंडिया का मॉर्बिडिटी रेट बताओ, ये नहीं बोला, हमने बोला कि दिल्ली की किसी भी कम्युनिटी का, या फिर हम बोलते हैं इंडिया में दिल्ली का मॉर्बिडिटी रेट बताओ, किससे, कोविड से। कोविड से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में ज्यादा हो रहा था, तो उसको हम मॉर्बिडिटी रेट बोलते हैं कि उस बीमारी से कितने लोग अफेक्ट हो गए हैं दिल्ली में। अब हम वो कितने परसेंट में भी आ सकते हैं, तो हमने बोला 100 में से हमने बोला 85%, 85% लोग क्या है, अफेक्टेड हैं कोविड से, मरे हैं ये नहीं बोला हमने, 85% लोगों को कोविड से अफेक्टेड हैं, या फिर उनको कोविड हो गया है। 85% लोगों को कोविड हो गया है, तो ये क्या है, 85% क्या है, यहाँ का मॉर्बिडिटी रेट है। मॉर्बिडिटी रेट है कि 100 में से 85 लोगों को, मतलब ज्यादा हो लोगों को, तो ये क्या होता है, आपका डिजीज कंडीशन के बारे में बताती है कि कितने लोगों को डिजीज हो गई है, कितने लोगों को डिजीज हो गई है, कितने लोग। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं, कोई सीजनल होती है, कुछ बीमारी क्या होती है, सीजनल होती है, कि वहां पे ही ये बीमारी होती है। जैसे गोइटर या घेंगा की बात करते हैं हम, गोइटर गोइटर ज्यादातर हिली एरिया में होती है, तो हम हिली एरिया में बोलते हैं कि यहाँ पे इतने गोइटर का कितना मॉर्बिडिटी रेट है। तो समझ में आ गई, पहला डिजीज था मॉर्बिडिटी रेट, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया में कितने लोगों को बीमारी हुई है, कितने लोग उससे अफेक्टेड हैं, मॉर्बिडिटी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या है, सब्जेक्ट टू डेथ कंडीशन और इक्वालिटी ऑफ बीइंग, ये बताता है हमारे डेथ रेट को। ये किसको बताता है, हमारे डेथ रेट को। वो डिजीज रेट को बता रहा था, ठीक है, ये डेथ रेट को बताता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करती हूँ मॉर्बिडिटी रेट मतलब क्या, कोविड से कितने लोगों की डेथ हो गई। अगर मैं बात करती हूँ, पहले मैंने बोला कोविड से कितने लोग अफेक्ट हुए, कोविड से कितने लोग अफेक्ट हुए। अब मैं बोलूंगी कोविड से कितने लोगों की डेथ हो गई। अगर मैं बात करती हूँ तो मैं बोलूंगी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, जैसे हमने बोला 85%, ये कम्युनिटी है किसी कम्युनिटी का। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ का मॉर्बिडिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट की मैं बात करती हूँ, तो मैंने बोला इसका मॉर्बिडिटी रेट कोविड का, कोविड-19 का, ठीक है, कहाँ का है, दिल्ली का। तो मैंने बोला यहाँ पे 85% लोगों को क्या हुआ बेटा, आपका कोविड हुआ, अफेक्टेड हुए 85% लोग। अब हमने बोला 85 में से 40% लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसमें से 40% लोगों की डेथ हो गई, किससे, कोविड से। तो ये क्या होता है, मॉर्बिडिटी मतलब क्या है आपका, कितने लोग उस डिजीज से अफेक्ट हो रहे हैं। और मोर्टेलिटी रेट मतलब, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, कितने लोगों की उससे डेथ हो गई है, कितने लोगों की उससे डेथ हो गई है। तो ये रेट हम देखते हैं कि कितने लोगों की
डेथ हो गई। तो हमने देखा कि दिल्ली, अगर हम बात करते फिर हम इंडिया का निकालते, क्योंकि क्या था आपका जो आपकी कोविड-19 थी पूरे वर्ल्ड में हो रही थी। तो अगर वहाँ पे सब कंट्री का इस तरीके से प्रेज़ेंटेशन हुई कि पूरे कंट्री में, तो हमने बोला इंडिया में। फिर अभी हमने इंडिया से के अंदर बात करी, अभी हम बात करेंगे पूरी कंट्री की। तो सारी कंट्रीज़ जैसे आई डब्ल्यूएचओ के पास, तो डब्ल्यूएचओ ने बोला सब लोग अपनी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बताओ कोविड से रिलेटेड। तो हमने वहाँ पे लिखा, उन्होंने बोला कि इंडिया में 70% लोगों अफेक्ट हुए, 70 लोग परसेंट अफेक्टेड हुए, ठीक है, अफेक्ट हुए कोविड से। और इसमें से आपकी 40%, या फिर हम बात करें तो इंडिया में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी मॉर्बिडिटी रेट की बात करूं, तो मॉर्बिडिटी रेट क्या था, कितने लोग अफेक्ट हुए। तो मॉर्बिडिटी रेट की अगर हम बात करें, तो मॉर्बिडिटी रेट अगर हम बात करें कोविड-19 की इंडिया में, तो कितना था, हमने बोला 70% था। और अगर हम बात करते हैं मोर्टालिटी रेट की, मोर्टालिटी रेट कितना था, तो हमने बोला 30% लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। 30% लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसको जितना भी निकलता है उसको हम 100 से इंटू कर देते, क्योंकि 100% हम निकाले तो जितना भी वहाँ की पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते। तो ये होता है आपका मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट, कितने लोगों से अफेक्ट हुए और कितने लोगों की उससे डेथ हो गई किसी भी बीमारी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमने बोला फैमिलियल। फैमिलियल मतलब क्या होता है, अकरेंस इन सीवियर इंडिविजुअल ऑफ द सेम फैमिली, एग्जांपल हाइपरटेंशन और कैंसर। तो हमने बोला उसी डिजीज का अकरेंस इन सेवरल इंडिविजुअल ऑफ द सेम फैमिली, मतलब किसी को हाइपरटेंशन था और उसी फैमिली में से किसी और को भी हो गया, सेम इंडिविजुअल को भी हो गया, किसी और को भी हो गया, उसी एग्जाम्पल उसी फैमिली में से दूसरे को भी हाइपरटेंशन हो गया, या फिर कैंसर। कैंसर भी आपको पता है इसका अननोन कॉज तो अननोन है, बट ये क्या होता है आपका हेरिडिटरी होता है, जेनेटिक इसका कॉज एक जेनेटिक भी होता है। ये क्या होता है आपका स्प्रेड होता है कि पेरेंट्स से पेरेंट्स को। तो उसी फैमिली में दो लोगों को कैंसर हो जाना, उसी फैमिली में दो लोगों को हाइपरटेंशन हो जाना, कि एक फैमिली से एक दिखाने आया था कि मुझे भी है, उसी फैमिली में से दूसरे को भी सेम डिजीज हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिलियल बोलते हैं। ठीक है, सेम डिजीज का अकरेंस हो जाना। नेक्स्ट है वनरेबल, क्या होता है, यूजुअली एक्वायर्ड थ्रू सेक्सुअल रिलेशन, एड्स एंड या फिर गनोरिया। ये क्या होता है आपका वेनरियल, क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिकली आपके जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं तो उससे कोई भी डिजीज हो जाना उसको हम बोलते हैं। जैसे आपका एड्स होता है, गनोरिया होता है। एड्स आपको पता है क्या है, एक आपका सेक्सुअल डिजीज है। एड्स और एचआईवी की अगर हम बात करते हैं तो एचआईवी पहले होता है, एचआईवी अगर सीवियर हो गया तो उसको हम एड्स बोलते हैं। तो एड्स क्या है, कोई भी, ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये क्या है आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब जब आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, मतलब कोई लेडी है या फिर कोई क्या है मेल है, वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव है मल्टीपल पार्टनर के साथ, बहुत सारे पार्टनर के साथ, तो ये डिजीज हो जाती है आपकी गनोरिया या फिर एड्स। तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेनरियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आपके आती है तो जो सेक्सुअली, ये क्या होता है, यूजुअली एक्वायर्ड थ्रू सेक्सुअली रिलेशन। अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं तो इसमें कंडीशन कौन सी आती है आपकी, एड्स और फिर गनोरिया। ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो मैंने बोला मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से आपको स्प्रेड होती है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसमें एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, अटैक अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी एट द सेम टाइम। सेम टाइम में क्या है, एपिडेमिक मतलब क्या होता है, सेम टाइम पे एक ही कम्युनिटी से लार्ज नंबर को, जैसे एक बोलते हैं ना कि इस एरिया में डेंगू हो गया है, डेंगू फैल गया है, डेंगू फैल गया मतलब कि उसी कम्युनिटी की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में से एक ही बंदे को नहीं, बहुत सारे लोगों को जब सेम डिजीज हो जाए। तुमने देखोगे नहीं, बोलते कि यहाँ पे डेंगू के बहुत सारे मरीज आ गए हैं या बहुत सारा डेंगू फैल गया। जैसे गर्मियों की अगर हम बात करते हैं तो बोले कि राजस्थान में बहुत ज्यादा डेंगू के केसेस आ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लोगों को सेम डिजीज हो जाना उसको हम क्या बोलते हैं। अब जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या फिर कैंसर है, तो क्या वो एक एरिया पे फैलेगी, नहीं फैलेगी। तो दूसरा हमने क्या बोला, जैसे डिजीज होती है, जैसे डेंगू हो गया, तो डेंगू फीवर, अब जब गर्मियों की बात करते हैं ना, डेंगू फीवर के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, तो एक ही एरिया में डेंगू फीवर को बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे आपका डेंगू फीवर हो।
अब ये क्या होती है, आपकी सीजनल डिजीज होती है, ठीक है, गर्मियों में ज्यादा होती है, समर में ज्यादा होती है। तो एक ही एरिया में से लार्ज नंबर, तो यहाँ पे लिखा है अटैक अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी एट द सेम टाइम पे। अब ऐसा थोड़ी कि आज आज हुआ है डेंगू, अब 2 महीने बाद होगा, नहीं, सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या कर लेना, अटैक कर लेना, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। तो दिमाग में याद रखना, एपिडेमिक क्या है, एक ही डिजीज का लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अटैक करना, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला बेटा एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या होता है, ये सुने होंगे आपने, प्रेजेंट मोर और लेस कंटिन्यूअसली और रेस्क्यू इन द कम्युनिटी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने बोला एंडेमिक मतलब क्या होता है बेटा आपका, या तो ज्यादा करेंगे या फिर प्रेजेंट मोर और लेस। देखो अगर 40 या तो 40 को करेंगे या फिर 50 को, ठीक है, सेम टाइम पे, लेस कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली होगी एक ही कम्युनिटी में। यहाँ पे तो हमने बोला लार्ज नंबर को करता है, तो यहाँ पे या तो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली में हमने बोला या तो 40 हो रहे कंटिन्यू हो रहे हैं, या फिर कभी क्या हो रहे हैं, दूसरे टाइम पे अगर हम बात करते हैं कंटिन्यू चल रहे हैं, ये तो एक सेम टाइम पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करें, कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, क्या होता है, बट कभी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। जैसे एक टाइम पे उसने 40 को अफेक्ट किया, ठीक है, दूसरे टाइम पे उसने 50 को अफेक्ट किया, ठीक है, तो चल तो रहे क्या है आपका, कंटिन्यू चल रहे, पर एक टाइम पे देखो उसने लेस को किया, एक टाइम पे उसने मोर को किया, फिर उसने 20 को कर लिया, फिर उसने 20 को कर लिया, तो फिर लेस हो गया, ठीक है, तो या तो लेस को करेगा या मोर को करेगा। नेक्स्ट है आपका पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, जब एक पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जैसे पेंडेमिक, कोविड-19 क्या थी, एक आपकी पेंडेमिक डिजीज थी। पेंडेमिक मतलब क्या होता है आपका, एपिडेमिक डिजीज विच एक्सटर्नली डिसअपेयर इन इन्वॉल्विंग एंटायर कंट्री और कंटिन्यू। तो जैसे ये जो है ना एपिडेमिक, अगर की हम बात करते हैं, ये जो आपकी एपिडेमिक है, अभी उसने एक ही एरिया को करे। जैसे आपको पता था कि सबसे पहले चाइना में आई थी कोविड-19, ठीक है, चाइना के एक किसी एरिया को, पूरे लार्ज नंबर को उसने क्या कर दी थी, अफेक्ट कर दी थी, फिर वो फैली थी, पूरे चाइना में फैली थी, फिर चाइना में फैल के वो दूसरी कंट्री में भी चली गई थी। तो एपिडेमिक क्या होती है, जब एपिडेमिक क्या होती है, स्प्रेड होके पैंडेमिक में पहुंच जाती है। पैंडेमिक मतलब एक कंट्री से दूसरी, पूरी कंट्री को इफेक्ट करना, और दूसरे वर्ल्ड वाइड पूरी दूसरी कंट्री को भी अफेक्ट कर देना। तो एपिडेमिक क्या थी, पर्टिकुलर एरिया पे हुई पहले, जैसे कोविड का हमने बोला कि कोविड एक चाइना के एक क्या हुई थी, आपकी एक पर्टिकुलर एरिया पे हुई थी, उसी एरिया को उसने अफेक्ट करा था। फिर उस एरिया से वो क्या गई, पूरे कंट्री, पूरी सिटी में गई, फिर पूरे चाइना में फैली, फिर चाइना से वो दूसरी कंट्री में भी चले गई, तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो कोविड-19 यहाँ पे पैंडेमिक का एग्जाम्पल लिख लेना आपका, तो क्या है, कोविड-19। तो कोविड-19 क्या थी, आपकी पैंडेमिक डिजीज थी, एक पैंडेमिक डिजीज थी। और स्पोरेडिक मतलब क्या होता है, डिजीज इन विच ओनली ओकेजनल केसेस अकर। ओकेजनली मतलब कभी कभी होती है, ओकेजनली मतलब कभी कभी हो रही है, ओकेजनली एक तो कभी कभी आ रही है, कभी कभी आ रही है, और कभी कभी कोई केसेस आ गया इसका तो होती है। जैसे अभी तुमने देखा होगा चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स के अभी कभी कभी आ रहे हैं, या फिर हम बात करते हैं आपका स्मॉल पॉक्स तो अब इरेडिकेट हो गया। जैसे पोलियो का, पोलियो का मतलब कभी कोई केस आ गया, अभी ऐसा तो नहीं कि हर साल आ रहा है। अब डेंगू तो हर साल आता है, ठीक है, डेंगू फीवर क्या हर साल होता है, वो आपको पता ही है, बट इसका क्या ओकेजनली आ रहा है, मतलब कभी कभी आ रहा है। देखो अगर हम बात करते हैं जैसे येलो उसकी पोलियो की, तो पोलियो अभी तो इरेडिकेट हुआ है, या पोलियो का एक आध केस कभी आ गया, तो अभी बोलते हैं ना कि हाँ एक आध केस आ गया। अब जैसे कोविड चला गया, तो कोविड का ओकेजनली कोई केस, एक दो केस मिल गए, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बेटा एपिडर्मोलॉजी। एपिडर्मोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ पैटर्न्स। वैसे आपको ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ। एपिडर्मोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, इट अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन मैन ऑफ द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो इसका क्या होता है, एक पैटर्न में आती है। एपिडर्मोलॉजी मतलब क्या होता है, पहले तो हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, एक पैटर्न में ही आती है। वैसे अभी इसके बाद जो हमारा हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो आपका अभी ये वाला यूनिट आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद वाला जो यूनिट है वो आपका हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ ही है। तो उसमें ऐसे कुछ वर्ड आपको मिलेंगे या फिर नहीं भी मिलेंगे, तो आपको कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ हेल्थ, एक पैटर्न ऑफ हेल्थ और डिजीज की स्टडी करते हैं हम इसमें। इट अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, की वो कैसे अकर हो रही है और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अभी मैं समझाऊंगी कैसे। फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मानो आपने लिया कोविड, कोविड-19 का फॉर एग्जांपल मान लो, अब इसकी हेल्थ, हेल्थ के ऊपर भी हम करेंगे कि हेल्थी पर्सन में क्या है, उसके बाद हम डिजीज के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे, और वो अकर कैसे हो रही है, किसी इंसान में वो अकर कैसे हुई।
एक हेल्दी पर्सन को लिया, एक अनहेल्दी पर्सन को। अब हम देखेंगे कि कोविड किसी पे फैली कैसे, उसके अकर तो हमने देखा कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो एक पर्सन जब स्नीज़ कर रहा है, हाथ मिला रहा है, बोल रहा है, वो हमारे साथ रह रहा है। बेसिकली वो क्या थी, स्नीज़िंग थी। अगर आप स्नीज़िंग कर रहे हैं तो कफिंग, क्योंकि हमने 2 मास की ड्यूरी लगाई थी उसमें, तो हमने उसका अकरेंस कैसे हो रहा है, ये फैल कैसे रही है। तो हमें क्या पता चला कि फैल कैसे रही है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हमारे स्नीज़ करने से ये फैल रही है। ठीक है, स्नीज़ करने से फैल रही है, ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, उसका प्रिवेंशन करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, उसके बाद हमने देख लिया ये आई कैसे, और अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई। ये आई कैसे हमारे ऊपर, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद ये सब हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन। तो पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब हम उसका क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, उसके खिलाफ वैक्सीन बनाई, वैक्सीन लगाई सबको, ठीक है? तो हमने बोला वैक्सीन, उसके पहले हमने मास्क मास्क लगाने को बोला, क्योंकि हमें पता चल गया डिजीज़ कैसे हो रही है, और हैंड वॉशिंग। ये सारे बता दिए हमने, ये इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट था बेटा। तो सबसे पहले हमने देखना होता है डिजीज़ क्या है, डिजीज़ है कौन-सी, उसके बाद वो अकर कैसे हो रही है, मतलब कैसे हमारे अंदर आ रही है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसी हुई, लोगों पे कैसे जा रही है, अब ये पता चल गया। उसके बाद अब उसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हमने बोला प्रिवेंशन और कंट्रोल। तो हमने बोला अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला कि आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि हमें पता था वो स्नीजिंग से हो रही है, बोलने से हो रही है, साथ में अगर हम रह रहे हैं तो उसके तो क्वारंटीन किया था ना उस टाइम पे, अलग रहो। तो वो क्या थे, प्रिवेंशन थे उसके, कि होने से पहले ही हमने जिस पर्सन को हुआ उसको क्वारंटीन कर दिया, कि एक घर में अगर वो जा रहा है तो उस घर वालों को ना हो, उसको हुआ है तो उसको पहले ही प्रिवेंशन ले लिया। अगर 15 दिन के अंदर सिम्टम्स नहीं आए तो फिर आपको नहीं होगा, फिर वो उनके साथ रह सकता है। तो वो पहले प्रिवेंशन था। हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले ही प्रिवेंशन ले लो, इससे पहले कि आपको क्योर करना पड़े। तो ये सब हुआ। तो ये क्या था आपका एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी हम क्या करते हैं, डिजीज की, हेल्थ की, उसके बाद उसका अकरेंस की, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, फिर उसके प्रिवेंशन की, सबकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है आपका ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, द डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस द पोटेंशियल होस्ट हैज अगेंस्ट द पैथोजन। अब आप कौन उसके लिए क्या है, उस पैथोजन को लेने के लिए ससेप्टिबल है, मतलब कौन उसको ले सकता है। अब हमने बोला कि हम देखते हैं कि कौन, वो किसकी, अगर हमने बोला कोविड-19 की, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको वो हो सकता है। तो हमने उसमें बोला था इम्यूनिटी बढ़ाओ अपनी, तो उस पैथोजन को लेने के लिए कौन रेडी है उसको हम बोलते हैं। तो अब अगर 5 लोग हैं तो हमें पता है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन, तो अगर हम कोविड की बात करते हैं तो चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कौन है ससेप्टिबल, चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है। दूसरा ओल्ड एज, इनको ईज़िली हो जाएगा बेटा, इनको ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन की क्या है इम्यूनिटी, वो दोनों की क्या है, इम्यूनिटी क्या है, वीक है। तो कौन पैथोजन को जल्दी से ले लेगा, इम्यूनिटी क्या है दोनों की, वीक है, दोनों की क्या है, वीक है बेटा इम्यूनिटी। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या बोला, कौन पैथोजन को इजीली ले सकता है, कौन पैथोजन को इजीली उसके गिरफ्त में आ सकता है। तो हमने बोला जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो कोविड में क्या था, इम्यूनिटी बढ़ाओ, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको हो सकता है, तो वो होता है आपका ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका इटियोलॉजिकल एजेंट। इटियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, कौन डिजीज को कॉज कर रहा है। इटियोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, कॉज। कभी आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहां पे इटियोलॉजी वर्ड सुनेंगे कि इस डिजीज की इटियोलॉजी क्या है, तो उसका कॉज है। जैसे हमने बोला वन दैट प्रोसेस दैट पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग इंजरी और डिजीज, एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे अगर हम बात करते हैं कि टीवी का कौन है, तो ये क्या है, उसके टीवी के बैक्टीरिया हैं। तो अगर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, तो हमने बोला ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया कौन से हैं या उसके वायरसेस कौन से, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई होता है, एक बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लाई को कॉज करता है। तो कौन सी ऐसी चीज है, जैसे हमने कोविड-19 का पढ़ा था तो उसके वायरस के बारे में पढ़ा था कि इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है। तो इटियोलॉजी का मतलब यह है किसकी, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, कौन सा ऐसा वायरस है जो उस डिजीज को कॉज कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो हमने बोला डेंगू क्या होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है। अब पर्टिकुलर किसके काटने से हो रहा है, वो क्या है, उसका इटियोलॉजी है, मतलब इसकी वजह से हो रहा है। जैसे अगर मैं कैंसर की बात करती हूँ कि कैंसर की इटियोलॉजी क्या है, हमने बोला अननोन है, अननोन है। इटियोलॉजी तो क्या है उसकी, अननोन है, मतलब हमको पता ही नहीं अभी तक। तो इटियोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉजेस। बट हमने बोला रिस्क फैक्टर क्या है, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो इसको कॉज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला जेनेटिक, जेनेटिक हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, और
ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन वगैरह की वजह से हो सकता है। तो ये क्या थी, इसकी इटियोलॉजी थी, मतलब किसकी वजह से ये कॉज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। तो ये क्या हो गया, आपका जो आपका फर्स्ट यूनिट था बेटा वो क्लियर हो गया। जो आपका फर्स्ट यूनिट था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका हेल्थ और इलनेस वाला टॉपिक था, ठीक है, वो जो यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट, अगर आपके पास सिलेबस है तो उसमें देखना कि आपका ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये वाला क्या है, यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, हेल्थ के बारे में भी और इलनेस के बारे में भी सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका हेल्थ एंड प्रिवेंशन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको समराइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, इलनेस बिहेवियर के बारे में। इलनेस बिहेवियर क्या है, ठीक है, तो इलनेस बिहेवियर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया, फिर इसकी कुछ स्टेजेस थी उनको हमने डिस्कस किया था, स्टेजेस के बारे में। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था, उस टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। तो आपका जो है फर्स्ट यूनिट वो कंप्लीट हो गया है। तो आपके यहाँ पे लिख देंगे यूनिट फर्स्ट क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो इसमें आपका जो होमवर्क है वो आपको लिखनी है पेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर के स्टेजेस आपको लिखनी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। अपने नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन करिए, इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।